आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का 5 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 5 मार्च थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, ये भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 एक और 351 में भारत में राजभाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था, बल्कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। वहीं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। संविधान के भाग 17 में राजभाषा पर अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 343, 351 ये इसमें आधिकारिक भाषाएं हैं। कोंकणी भाषा के लिए कोई लिपि नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया, नरेंद्र मोदी ने 2024 में तीसरी बार पीएम पद की शपथ कब ली थी। नरेंद्र मोदी ने 2024 में तीसरी बार पीएम पद की शपथ 9 जून 2024 को ली थी। नरेंद्र मोदी को 9 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। यह समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीसरे मोदी मंत्रालय के 71 अन्य सदस्यों ने पद की शपथ ली। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है। चंद्रबाबू नायडू ने। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नजीर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4% रहने का अनुमान है। सरकारी अनुमान, भारतीय सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.4% रखा। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल 6.4% की वृद्धि हो सकती है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह दर 8.2% थी, जो कि ज़्यादा थी, लेकिन 2024-25 में यह थोड़ा धीमा हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में 6.6% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यह थोड़ा ऊंचा है और इसका मतलब है कि आरबीआई को उम्मीद है कि आर्थिक वृद्धि थोड़ी बेहतर हो सकती है। अक्टूबर दिसंबर 2024 की तिमाही, इस तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.2% की वृद्धि देखी गई है। यह पिछले कुछ महीनों के मुकाबले अच्छी स्थिति को दर्शाता है और इससे संकेत मिलता है कि आगे भी वृद्धि दर को मजबूत रह सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूपी में किस विषय की पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। यूपी में संस्कृत विषय की पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। यूपी में संस्कृत के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की हुई शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी दौरे पर संपूर्णतः संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 2024 की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, पौधे सूर्य का प्रकाश नामक वर्णक के जरिए क्या ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल ग्रहण करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल नामक वर्णक के जरिए ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल पौधों के पत्तों में पाया जाता है और यह एक हरा रंग देता है।
इस वर्णक का मुख्य काम सूर्य के प्रकाश को सोखना है ताकि पौधे उसे उपयोग में ला सकें। जब सूर्य की रोशनी पौधों की पत्तियों पर आती है तो क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है। यह अवशोषित पदार्थ दो रंगों मुख्य रूप से लाल और नीले रंग के होते हैं और इन रंगों का उपयोग करके पौधा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ग्लूकोज, चीनी और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस तरह क्लोरोफिल पौधे के लिए सूर्य की ऊर्जा को पकड़ने का मुख्य माध्यम होता है, जिससे वह अपनी जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक भोजन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया। वर्ष 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंग्लैंड द्वारा स्थापित की गई थी और उसने भारत में व्यापार की शुरुआत की। धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत में न केवल व्यापार बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित कर दिया। यह कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से पर शासन करने लगी। 1857 में भारतीय सिपाही विद्रोह, जिसे 1857 का विद्रोह या गदर भी कहा जाता है, हुआ कि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि भारत में कंपनी के जरिए शासन करना अब मुश्किल हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना सीधा शासन स्थापित किया। इस बदलाव को औपचारिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन राज मुकुट के अधीन कर दिया गया, यानी अब भारतीय उपमहाद्वीप का प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे किया जाने लगा। कर्नल या गवर्नर जनरल के स्थान पर अब वायसराय नियुक्त किया गया, जो भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार 1858 में भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार स्थापित हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। महाभारत का पहला फारसी अनुवाद रजनामा युद्ध की पुस्तक है। यह वर्ष 1582 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शादिकार किया गया था। उनके दरबारी इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं ने बताया कि पुस्तक के 4 खंडों को संकलित करने में लगभग 4 वर्ष लग गए थे, जो कि बहुत हद तक बाध्य थे। इसमें चित्रावली और 700 पन्नों द्वारा बंधी 168 चित्र थे। इसे बनाने के लिए संस्कृत विद्वानों और फारसी अनुवादकों और कारीगरों ने एक साथ सहयोग किया। इसके लिए 1 लाख संस्कृत श्लोकों के अनुवाद की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। प्रधानमंत्री परिषद का नेतृत्व करता है और सरकार की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। भारत का संघ लोक सेवा आयोग जो है ना, अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती संस्था जो केंद्रीय सेवाओं की आखिरी भारतीय सेवाओं और समूह ए और वी की नियुक्ति परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। यूपीएससी का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, जो कि 2022 में बने थे। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर थे। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है राजस्थान। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र सूखा क्षेत्र कहलाता है। ऐसे क्षेत्रों में बारिश बहुत कम होती है, जिसके कारण वहां पानी की भारी कमी होती है और कृषि भी कठिन होती है। ऐसे इलाके आमतौर पर रेगिस्तान या मरुस्थल होते हैं, जहां हवा में नमी नहीं होती और जमीन पर पानी की उपलब्धता बहुत सीमित होती है। सूखा क्षेत्र के उदाहरण थार मरुस्थल, राजस्थान, भारत। ये क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क होती है और यहाँ क्षेत्र
मुख्य रूप से रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। सारा मरुस्थल अफ्रीका, यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और यहाँ की औसत वर्षा 3 से 5 सेंटीमीटर तक होती है, यानी यहाँ अत्यधिक सूखा क्षेत्र है। विशेषताएं, इन क्षेत्रों में जल की कमी होती है जिससे कृषि और वनस्पति की वृद्धि कठिन हो जाती है। अधिकतर पौधे और जानवर सूखा सहने वाली प्रजातियां होती हैं जो कम पानी में जीवित रह सकती हैं। इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है और रात में कड़क महसूस होती है, रात में ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पानी की कमी के कारण तापमान में बड़ा अंतर होता है। इसलिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र सूखा अर्ध शुष्क क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। यह विशेष रूप से अनुच्छेद 39D में उल्लेखित है, जो यह कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान कार्य करने पर समान वेतन मिले, ताकि महिलाओं, पुरुषों और अन्य वर्गों के बीच आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल ये कहां पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल जो है ना, ये गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक डॉकयार्ड था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। 1954 में लोथल की खोज SR राव ने की थी। लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था गाइस कि महान जो स्नानगार है जो है ये कहाँ पाया गया था। तो महान स्नानगार जो है ना, मोहनजोदड़ो से पाया गया था। देखिए, जो हमारी 2100 प्रश्नों की जो मास्टर PDF है, ज़्यादातर प्रश्न जो है इसी से पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो ले लीजिए, सिर्फ 50 रुपीज़ की है, आसानी से आप लोग ले सकते हैं। तो जिन बच्चों को लेना है जल्दी से हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, जिन बच्चों को लेना है। तो कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा उत्खनन में पाया गया सबसे प्रसिद्ध भवन मोहनजोदड़ो में महान स्नानगार था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यह सिंध वर्तमान पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। महान स्नानगार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। कपड़े बदलने के लिए बगल में कमरे थे। माना जाता है कि महान स्नानगार किसी प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए था। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संसद के निर्वाचित सदस्यों और भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं एक निर्वाचित विधानसभा वाले से मिलकर एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था गाइस, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लोकप्रिय रूप से कोट्रा के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय अर्थ न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया था। यह भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को अनुसूचित व्यापार प्रथाओं, माल में दोष और सेवाओं में क्रियाओं जांच के लिए उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है।